मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो आप हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 बी 5 मार्क्स का है और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3। उसमें जो हम टॉपिक पर देखेंगे तो पहला हाफ मार्क, सेकंड जो है हाफ मार्क, उसके बाद 1 और 2। इसके डिटेल में हम आगे देखेंगे। तो ये हमारा जो है आगे हम देखते हैं एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे वो आपको पहले मैं बताता हूँ। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट द एप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट गिवन। यानी कि क्वेश्चन एप्रिसिएशन ऑफ पोएम का क्वेश्चन नंबर 3 बी का 5 मार्क्स के लिए रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट द एप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ पॉइंट गिवन। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। आपको पूरी की पूरी पोएम दी जाएगी क्वेश्चन पेपर में, और एक क्वेश्चन पेपर में पोएम देने के बाद आपको उसको रीडिंग करना ही पड़ेगा। क्यों रीडिंग करना पड़ेगा? क्योंकि सेंट्रल ऑफ आइडिया यानी कि जो थीम है वो आपको लिखने के लिए ये जो पोएम है आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। टाइटल, पोएट नेम, राइम स्कीम एंड फिगर स्पीच, ये चारों वे आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन थीम, सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है तो आपको पोएम रीडिंग करनी पड़ेगी। तो उसका डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बी है 5 मार्क्स के लिए। तो पहला है टाइटल, उसको हाफ मार्क्स है। हाफ मार्क्स टाइटल में आपको वहां पर मिलेगा। दूसरा है पोएट नेम, जो पोएट यानी कि जो आपको पोएम क्वेश्चन पेपर में दी जाती है उसके नीचे अगर नाम दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो आपको याद करना पड़ेगा पोएट नेम। ये पोएट नेम याद करेंगे तो सबसे आसान आपको हो जाएगा। नेक्स्ट है जो थीम, सेंटर आइडिया, हम इस क्वेश्चन को नीचे लास्ट में डाल देंगे क्योंकि आपको लिखने के लिए आसान हो जाएगा। पहले जो हाफ हाफ मार्क्स है उसके बाद 1 मार्क्स तो आपको आ जाएगा और 2 मार्क्स हम लास्ट में लिख सकते हैं। तो थीम ऑफ सेंट्रल आइडिया, जो पोएम दी जाती है उस पोएम के आपको सारांश जो क्या बताया है, क्या हमें उसमें से मॉरल या थीम बताई है, वो आपको वहां पर लिखना है। कम से कम 3 या 4 लाइन का लिखना जरूरी है। नेक्स्ट है राइम स्कीम, उसके लिए 1 मार्क्स मिलता है राइम स्कीम के लिए। और लास्ट जो हमारा 5वां पॉइंट है फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच जो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं। तो ये आपको सबको समझ में आया होगा कि टाइटल हाफ मार्क्स के लिए, पोएट नेम हाफ मार्क्स के लिए, जो रैम स्कीम 1 मार्क्स के लिए, फिगर ऑफ स्पीच 1 मार्क्स के लिए, एंड थीम या सेंट्रल ऑफ आइडिया जो है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में ये आपको क्वेश्चन का पैटर्न जो है आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। सबको ये याद ही करना पड़ेगा, उसके बिना आपको ये 5 में से 5 मार्क्स नहीं मिल सकते। चलो आगे का हम देखते हैं। पोएम एंड पोएट नेम, जो मैंने पहले आपको बताया टाइटल एंड पोएट नेम, ये अगर आपको कितने करने हैं, 7 ही करने हैं, क्योंकि यहाँ पर 8वीं जो ओ कैप्टन है वो आपको ड्रॉप कर दिए है। तो 7 पोएम का हम अगर डिटेल में ये ज्यादा से ज्यादा हम तैयारी करेंगे तो आपको 5 मार्क्स डेफिनेटली श्योर मिल जाएंगे। तो आगे है जो पोएम एंड पोएट नेम, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप अगर लिख कर ऐसा घर में कहीं रख देते हैं तो आपको उसका फायदा होगा कि आते जाते समय घर में कहीं जो हमेशा देखने की जो दीवार है या टीवी के बाजू में या कहीं भी आप डोर पे या विंडो पे अगर ऐसा चार्ट बनाकर लिखेंगे तो ये पूरा आपको याद रहेगा। फर्स्ट है पोएम जो अ टीनेजर प्रेयर, इसके जो पोएट है जे मॉर्स। याद रखना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये मार्क्स प्राप्त करने मतलब पोएम के लिए, टाइटल के लिए हाफ मार्क्स और पोएट का नेम लिखने के लिए हाफ मार्क्स, मतलब यहाँ पर 1 मार्क्स हमें मिल जाता है। बास्केट ऑफ मूनलाइट जो दूसरी पोएम है 1.3 बास्केट ऑफ मूनलाइट, उसके लिए जो पोएट का नाम है सुनील शर्मा, जो सुनील शर्मा है। और तीसरी जो पोएम है हमारी, जो तीसरी पोएम में 2.1 है यू स्टार डाइंग स्लोली, फैबुलो नेरुदा, यानी जो पोएट का नाम है फैबुलो नेरुदा। ये आपको ज्यादा से ज्यादा याद करना ही है, क्योंकि ये याद करेंगे तभी हम पेपर में एग्जाम में लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2.3 है द ट्विंस हेनरी एस लाय, यानी कि जो हेनरी सैम्ब्रुक लाय इनका है। तो आप द ट्विंस का जो पोएट का नेम है हेनरी
सैमब्रुक लाई, ये भी आप लिख सकते हैं, हेनरी एस लाई ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पोएम एंड पोएट का नेम है इफ, 3.1 की पोएम है। इफ का जो पोएट नेम है उनका रुडयार्ड किपलिंग। ये रुडयार्ड किपलिंग आपको ये याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो है जो 3.3 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जो पोएम है 3.3 की स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, इसके जो पोएट का नेम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि जो यहाँ पर उन्होंने ये कविता लिखी है। नेक्स्ट है 4.1 द वर्ल्ड इज माइन, द वर्ल्ड इज माइन, ये जो पोएट का जो नेम है जॉय लवलेट क्रॉफर्ड। इस प्रकार से ये जो आप ये चार्ट बनाकर अपने कई घर में, नोटबुक में, जहां हमेशा आप उसको देखते रहते हो, वहां पर ये लिख कर रखना है, क्योंकि ये आपको 1 मार्क देता है। पोएम एंड पोएट का नेम अगर ऐसे इस तरह से याद करेंगे तो इसका फायदा आपको हो सकता है। नेक्स्ट जो है राइम स्कीम। राइम स्कीम जो है, जो पहली पोएम है उसमें राइम स्कीम ABCB ऐसे दिया गया है। फर्स्ट पोएम जो है, हमारी जो फर्स्ट पोएम है ए टीनेजर प्रेयर, इस पोएम में जो आपको यहाँ पर राइम स्कीम में दिया गया है ABCD, इस प्रकार से राइम स्कीम दी गई है। यानी कि जो चारों जितने सारे, यानी कि जो 4-5 स्टैंजा है उसमें सारे स्टैंजा में वही आपको राइम स्कीम आएगी ABCD। तो नेक्स्ट है 1.3 राइम स्कीम है, उसमें नो राइमिंग स्कीम, फ्री वर्षा में ये पोएम दी गई है। जो हमारे टोटल जो 7 कविता है, 7 पोएम है, उस 7 पोएम में 3 पोएम ऐसे आपको राइम स्कीम में यानी फ्री वर्षा में आपको यहाँ पर मैंने दिए हैं। और ये एग्जाम में ऐसे अगर इसमें से 1.3, 2.1 एंड 4.1 ये 3 अगर पोएम आते हैं, तीनों में से एक अगर आती है तो आपको वहां पर नो राइम स्कीम या फ्री वर्षा में ये आपको लिखना है, वहां पर आपको 1 मार्क डेफिनेटली मिल जाएगा। तो बाकी के जो 4 पोएम है उसमें हम देखते हैं, तो 1.3 एंड 2.1 ये जो राइम स्कीम के यानी कि नो राइम स्कीम में इसके आधार से हमने ये फ्री वर्षा जो लिख दिया है। लेकिन जो 2.3 है राइम स्कीम इसका ABAB है, राइम स्कीम ABAB। आपको नेक्स्ट यानी कि जो किस प्रकार से राइम स्कीम निकालते हैं उसके बारे में भी आपको समझाता हूँ। तो 2.3 जो है राइम स्कीम में इसमें ABAB है। तो 3.1 है, उसकी राइम स्कीम है फर्स्ट स्टैंजा AAAA, ऑल द अदर 5 स्टैंजा है ABAB। यानी इस प्रकार से जो राइम स्कीम इसमें दिए जाते हैं। तो राइम स्कीम किस प्रकार से, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आया राइम स्कीम कैसे निकालना है तो आप आसानी से 1 मार्क यहाँ पर ले सकते हो। नेक्स्ट है 3.3 का राइम स्कीम है फर्स्ट एंड 3 स्टैंजा AABA है, और लास्ट स्टैंजा है AAA, 4 बार AA दिया गया है। मतलब यहाँ पर राइम स्कीम फर्स्ट एंड 3 स्टैंजा, यहाँ पर सेकंड जो है, जो यहाँ पर जो लास्ट स्टैंजा जो दिया है AAAA, और लास्ट यानी कि जो हमारी लास्ट पोएम है 4.1 राइम स्कीम उसका है नो राइम स्कीम फ्री वर्षा। आपको 7 पोएम है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7 पोएम है, 7 में से राइम स्कीम लिखते समय अगर 1.3, 2.1 एंड 4.1 अगर ये 3 आते हैं तो आपको यहाँ पर नो राइम स्कीम या फ्री वर्षा ऐसे लिख सकते हो, वहां पर डेफिनेटली मार्क मिलेगा। तो इस प्रकार से है। फिगर ऑफ स्पीच किस प्रकार से है, अगर इतने सारे मैंने 1.1, 1.3, 2.1, 2.3 एंड जो 3.1, 3.2, 4.1 इस प्रकार से मैंने सारे के सारे यानी कि जो फिगर ऑफ स्पीच लिखे हैं। लेकिन 10वीं में इस साल आपको 2 ही ज्यादा से ज्यादा जो फिगर ऑफ स्पीच पर ध्यान देना है। सातों के सातों यहाँ पर जो पोएम दिए गए हैं एग्जाम में जो भी आएगी उसमें अलिटरेशन या अनुप्रास जो बोलते हैं, अलिटरेशन डेफिनेटली सातों के साथ पोएम है। अलिटरेशन अगर कुछ सेंटेंस या वर्ड कुछ रिपीट होता है या कुछ सेंटेंस रिपीट होता है तो वहां पर रिपीटेशन, मतलब 2 ही याद रखना है, बाकी क्या क्या है हमें देखना नहीं है, खाली अलिटरेशन और रिपीटेशन ये ध्यान में रखना है। अलिटरेशन का किस प्रकार से जो फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है वो भी आपको मैं
आगे के पोएम में बताता हूँ, और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अलिटरेशन दिमाग में फिट करना है। अलिटरेशन, ये जो अनुप्रास है यानी कि जो फिगर ऑफ स्पीच है, उसको ध्यान में रखेंगे, और साथ के साथ पोएम में अलिटरेशन ही आएगा, ये डेफिनेटली। अगर अलिटरेशन लिखेंगे तो उसका एग्जाम्पल आपको लिखना जरूरी है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके नीचे द साउंड ऑफ ओ या द साउंड ऑफ यस, जो बार बार रिपीट हो गया है, शब्द या वर्ड, उसको हम ध्यान में रखकर उसको लिख सकते हैं। तो अलिटरेशन मतलब अनुप्रास। जो रिपीटेशन मतलब पूरी की पूरी लाइन अगर चारों पांचों स्टैंजा में आती है तो रिपीटेशन होता है। तो ये ध्यान में रखना कि रिपीटेशन जो जो बार हो गया है उसको रिपीटेशन में लिख सकते हैं, और रिपीटेशन के जो लाइन है उस नीचे एग्जाम्पल में लाइन लिखनी है। तो इस प्रकार से है। तो फर्स्ट है 1.1 एपेस्ट्रॉफी दिया है, और एलिट्रेशन दोनों भी इसमें फिगर ऑफ स्पीच में आएगा। जो परोक्ष यानी एपेस्ट्रॉफी मतलब परोक्ष संबोधन, और एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास। 1.3 है रिपीटेशन, जो वही लाइन रिपीट रिपीट हर स्टैंजा में आती है, वो रिपीटेशन। 2.1 में भी रिपीटेशन है। 2.3 में भी अलिटरेशन है। जो अलिटरेशन जो मैंने ऊपर आपको बताया वही अलिटरेशन है। 3.1 इसमें भी अलिटरेशन भी है, एंटीथेसिस भी है। एक्स्ट्रा अगर कोई लिखता है तो एंटीथेसिस मतलब विरोधाभास, जो अपोजिट वर्ड उसमें आ जाते हैं। 3.1 में इन्वर्शन, इसमें भी अलिटरेशन है। अलिटरेशन इसमें भी लिख सकते हैं या उसमें से निकाल सकते हैं। इन्वर्शन मतलब जो विक्रम अलग थोड़ा सा होता है वो। 4.1 दिया है एपेस्ट्रॉफी मतलब परोक्ष संबोधन, इसमें भी एलिट्रेशन इस पोएम में दिया गया है। तो ये हो गया अपना फिगर ऑफ स्पीच, जो यहाँ पर चार जो सातों कवि पोएम के जो नाम दिए हैं वो आपको यहाँ पर जो अच्छी तरह से देखना है कि कौन कौन से पोएम में यानी कि जो अलिटरेशन आ गया है। तो सात के सात पोएम में अलिटरेशन आ गया है, वही अलिटरेशन आपको फिगर ऑफ स्पीच में लिखना है। आगे हम देखते हैं टीनेजर। आपको स्टैंजा जो दिया जाएगा पूरी की पूरी एग्जाम के वक्त दी जाएगी, उसको क्या करना है, आपको रीडिंग करना है। क्यों रीडिंग करना है? क्योंकि उसका जो थीम या सेंट्रल ऑफ आइडिया जो लिखने के लिए वो पोयम हमें समझनी चाहिए, उसमें थीम क्या दिया है वो हमें आना चाहिए, लिखने के लिए आना चाहिए, इसलिए रीडिंग करना है। मैं ज्यादा पोएम नहीं, एक या दो पोएम में रीडिंग करता हूँ, उसके बाद आगे हम अपना खाली जो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम के बारे में देख लेते हैं। यानी कि जो पोएम मैं रीडिंग करता हूँ, ईच डे ब्रिंग न्यू बिगिनिंग, डिसीजन आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में ईच डे ब्रिंग न्यू बिगिनिंग, डिसीजन आई मस्ट मेक, I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down to darkened road that leads to great distress. यानी कि दो स्टैंजा हमने अभी तक पढ़े हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is the right. Bring out the best in me. Bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenager years are over, when my teenager years are over, I know that I will see that life is lived, that that when my teenager years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. इस प्रकार से हम पोएम को पहले रीडिंग करेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट खाली हमें उसमें कंक्लूजन निकालने की, मॉरल इसका या हमें थीम क्या लिखनी है ये आपको याद रखना है। तो उसके बारे में हम अप्रिसिएशन ऑफ पोएम का जो क्वेश्चन का जो है 5 मार्क्स के लिए वो हम पहले देखते हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम इज अ टीनेजर प्रेयर। ये आप आसानी से लिख सकते हैं।
क्योंकि ये पोएम को देखने के बाद ही आपको पता चलता है कि इस पोएम कौन से पोएम में से दी गई है, मतलब ये टाइटल हमें क्या लिखना चाहिए आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है पॉइंट दिया है पोएट नेम। पोएट नेम अगर लिखेंगे द पोएम इज रिटन बाय जे मॉर्क, ऐसा भी लिख सकते हैं। और दूसरा अगर ऐसे लिखेंगे द पोएट नेम इज जे मॉर्क, ऐसा भी सिंपल वर्ड में अगर लिखेंगे तो भी आपको यहाँ पर हाफ मार्क मिल सकता है। अगर किसी को लिखना नहीं आ रहा है तो खाली जे मार्क लिखेंगे तो भी आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। टाइटल का नाम और पोएट का नाम अगर लिखेंगे तो भी हाफ हाफ मार्क मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि पोएम का यानी कि पूरे सेंटेंस में अगर पोएट का नाम लिखेंगे या टाइटल का पूरे लिखेंगे तो सबसे आसान होता है और अच्छा भी दिखता है और आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज अ टीनेजर प्रेयर, पोएट नेम द पोएट नेम इज जे मार्क, या ऐसा लिख सकते हो द पोएम इज रिटन बाय जे मार्क। तो उसके आगे हम देखते हैं कि राइम स्कीम क्या है। मैंने आपको चार्ट बनाकर पिछली स्लाइड में दिखाया है कि राइम स्कीम ABCD है। तो राइम स्कीम ये याद ही रखना है, राइम स्कीम ABCD, बस इतना लिखेंगे तो भी आपको वहां पर 1 मार्क मिल जाएगा। या सेंटेंस अगर पूरा पूरा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो लिख सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ पर अलिट्रेशन, अभी अलिट्रेशन क्यों दिया गया है, अलिट्रेशन कैसे पहचानना है फिगर ऑफ स्पीच में, तो यहाँ पर एग्जांपल में दिया है ट्रैवल डाउन द डार्केन्ड रोड। यहाँ पर ट्रैवल डाउन द डार्केन रोड, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर उन्होंने डाउन और डार्केन में डी वर्ड आया, 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर जो अलिट्रेशन हो जाता है। तो ये अलिट्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको वहां पर 1 मार्क्स मिल जाएगा। और ये एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, तो उसमें लिख सकते हैं द साउंड ऑफ डी इज रिपीटेड या रिपीट, ऐसा भी लिखेंगे तो भी आपको वहां पर 1 मार्क्स। यानी कि आप एग्जाम्पल दे रहे हो लेकिन क्या इसमें अंडरलाइन करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि नीचे आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हो तो आपको वो ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा, द साउंड ऑफ डी इज रिपीट। इस प्रकार से करेंगे तो आपको वहां पर जो 1 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि अलिटरेशन लिखना भी है और साथ में आपने जो एग्जाम्पल दिया है उसमें क्या दोबारा यानी कि डबल आया है, क्या रिपीट हो गए, वो भी लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिख पा रहे, टाइम अगर आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जो वर्ड आपको डबल दिख रहा है उसको अंडरलाइन करेंगे तो भी आपको यहाँ पर 1 मार्क मिल सकते हैं। हम देखते हैं थीम और सेंट्रल ऑफ आइडिया, यानी कि जो क्या है इसमें सेंटर, जो आइडिया क्या है वो देखते हैं। इस पोएम में इट इज अ प्रेयर बाय अ टीनेजर टू गॉड, यानी कि एक जो छोटा बालक जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि टीनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इन एवरीवन्स लाइफ, यानी कि हमारे लाइफ में टीनेजर जो लाइफ है हमारी सबके जीवन में आती है। एज इट डिसाइड द फ्यूचर, और फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना है कि क्या हमें आगे बढ़ना है, क्या कैसे जाना है और उसकी किस प्रकार से तैयारी करनी है, उसके बारे में सोचना है और भगवान से भी प्रार्थना करनी है। सो टीनेजर प्रेज टू द गॉड टू शो हिम द राइट पाथ एंड कीप हिम अवे फ्रॉम बैड थिंग्स, टेम्पटेशन। मतलब यहाँ टेम्पटेशन का अर्थ मैंने आपको पिछली बार बताया था कि टेम्पटेशन यानी कि जो क्या होता है कि जो लोग आते हैं कुछ आपको भावना यानी कि जो प्रलोभन, एग्जाम्पल के लिए प्रलोभन यानी कि टेम्पटेशन, प्रलोभन, आपको कितना भी लालच दिया जाए तो लालच आपको वो अच्छा नहीं लगता है, या कई लोगों को उसके पास ही जाना नहीं है। इसलिए एक टीनेजर क्या कर रहे हैं, तो टीनेजर प्रेज टू द गॉड टू शो हिम राइट पाथ एंड कीप हिम अवे फ्रॉम बैड थिंग्स। बैड थिंग्स मतलब टेम्पटेशन। ही बिलीव्स दैट गुड will help in the confusing age and show the way of success. He believes that good will help in his confusing age and show the way of success. इस प्रकार से अगर सेंट्रल जो आइडिया है या थीम है अगर इस प्रकार से लिखेंगे, जो मॉरल जो है पोएम दी जाती है उसके आधार से लिखेंगे तो आपको ये आसान हो जाएगा और आप ये क्या कर सकते हो, यहाँ पर 2 मार्क्स
2 मार्क्स ले जाते हो। नहीं, कम से कम अगर आपने 2 लाइन लिखा इसके आधार से कुछ सेंटेंस पोएम के लिखेंगे तो भी आपको वहां पर जो 1.5 मार्क्स तो मिलेगा। 1.5 मतलब 2 हो जाएगा। इसलिए जो 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए जितना हो सके जो थीम या सेंट्रल आइडिया है छोड़ना नहीं है। कुछ भी लिखो आप उस पोएम के या मॉरल के आधार, थीम क्या है पोएम की उसके आधार से कुछ भी लिखो, आपको हाफ मार्क्स 1 मार्क्स मिलेगा। अगर खाली छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए छोड़ना नहीं है। ये 5 पॉइंट में से ये 3 सेंट्रल आइडिया इस पर ज्यादा से ज्यादा भर देना है। कोई भी याद करके रखेंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में इसके अलावा पॉइंट नहीं आने वाले। 5 ही पॉइंट है, टाइटल, पोएट नेम, रैम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच और सेंट्रल आइडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 5 फिक्स अपने दिमाग में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बी में, क्वेश्चन नंबर 3 बी में ये 5 पॉइंट फिक्स रखना है और 5 पॉइंट के आंसर हमें याद भी करना है। आगे हम देखते हैं रैम स्कीम किस प्रकार से निकालते हैं। अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट यानी कि जो टीनेजर स्प्रेड के 2 स्टैंजा मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, decision I must make, I am the only one to choose the road that I will take। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ABCD हमें आती है। इस प्रकार से जो स्टैंजा दिया जाता है उस स्टैंजा के लास्ट वर्ड में आपको पहले शुरुआत में ए लिखना है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि राइम स्कीम के लिए मार्क्स लेना बहुत जरूरी है। तो राइम स्कीम किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जो स्टैंजा आपको दिया जाता है उस स्टैंजा के लास्ट वर्ड में राइमिंग वर्ड जो रहता है, उसमें राइमिंग वर्ड में पहला जो लास्ट वर्ड जो रहता है उसको ए हमने दिया। जो दूसरी लाइन है उसमें लास्ट वर्ड यहाँ पर दिया है उन्होंने मेक, तो मेक को हमने बिगिनिंग और मेक अलग अलग है। अगर एक होते तो हमने ए ही दिया जाता, लेकिन यहाँ पर अलग है। बिगिनिंग और मेक राइमिंग वर्ड नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पर हमने बी दिया है। नेक्स्ट जो लाइन में आई एम द ओनली वन टू चूज, यहाँ पर जो बिगिनिंग मेक और चूज ये तीनों भी अलग अलग है। ये इसलिए हमने यहाँ पर जो ए दिया, बी दिया और यहाँ इसको हमने सी दिया। सी क्यों दिया? क्योंकि बिगिनिंग अलग है, मेक अलग है और चूज अलग है, मतलब ये तीनों की राइमिंग वर्ड्स नहीं बनती है, इसलिए हमने सी दिया। तो नेक्स्ट जो लाइन है द रोड दैट आई विल टेक, यहाँ पर देखो मेक और टेक ये राइमिंग वर्ड्स बन रहा है। मेक एंड टेक राइमिंग वर्ड बन रहा है। मेक को हमने बी दिया है तो टेक भी राइमिंग वर्ड हो गया, इसलिए हमने बी दिया। मतलब यहाँ पर ए बी सी बी ये राइमिंग स्कीम तैयार होगी। ऑल अगर ऐसे ही तैयार करेंगे तो इस प्रकार से आपको राइमिंग स्किल निकालने के लिए आ जाएगा और आप क्या कर सकते हो, वहां पर 1 मार्क ले सकते हो। राइम स्कीम क्या है इसलिए ध्यान में रखना है कि लास्ट वाला वर्ड और सेम राइमिंग वर्ड अगर जो रहता है उसको हम जो वर्ड पहले वाले लास्ट वर्ड में जो दिए जाते हैं वही सेम नीचे राइमिंग वर्ड को दिया जाता है। मतलब बिगिनिंग को ए, मेक को बी, चूज को सी, टेक को बी। नेक्स्ट स्टैंजा में सेम ऐसा ही है। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, ए दिया है, लाइफ है, दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस बी दिया है और ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड उसको तीनों से अलग है इसलिए सी दिया है। एंड द लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, यहाँ पर सक्सेस एंड डिस्ट्रेस राइमिंग वर्ड बन रहा है तो सक्सेस को हमने बी दिया इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रेस को भी बी दिया। मतलब इस प्रकार से राइमिंग वर्ड निकालना है। राइमिंग वर्ड्स आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स यहाँ पर मिल ही जाता है आपको और प्राप्त मतलब मार्क्स लेना ही चाहिए, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये 5 मार्क्स में से ये राइमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, पोएट नेम, जो टाइटल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रल आइडिया आप अपने मन से लिखना है। सेंट्रल आइडिया इस प्रकार से ये 5 मार्क्स मिल सकते हैं। आगे हम देखेंगे बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। इसके बारे में अगर देखेंगे तो पोयम आपको क्या करना है, पहले रीडिंग करना है। पोयम अगर रीडिंग करेंगे तभी आपको ये आसान हो जाएगा सेंट्रल ऑफ आइडिया यानी कि थीम आपको लिखने के लिए। उसके बारे में यहाँ पर मैं पोयम आपको रीडिंग एक खाली लास्ट पोएम में रीडिंग करता हूँ, उसके आगे का जो भी है आप हम डिस्कस आगे का एप्रिसिएशन ऑफ पोएम करेंगे। ओ मून गिव मी मूनलाइट बास्केटफुल और 2 basketful with seeds of moonlight from the city to my village on the side of the path. I want to so many small moons of light
The whole village go to the city daily to work. Daily to work. It becomes dark on its way back as my village is quite far. The the route is taut and full of the snake and scorpions. Neither bus or nor cart piles. When my father return home, I am asleep, and he goes to back early in the morning when I am asleep. O moon, give me a basket full of moonlight on a loan. I want to light the dark route so that my father return early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow small seeds of moon on the side of the path. इस प्रकार से पोएम को हम रीडिंग करेंगे तो इसमें क्या सारांश दिया है। एक छोटा बच्चा है, उसके पप्पा जल्दी जाते हैं और वापस घर आते तो रात देर तक आते हैं। जब बच्चा उठ जाता है तो उसके पप्पा अर्ली मॉर्निंग में चले जाते हैं। तो वो यानी कि जो मून को क्या कर रहा है कि मुझे लोन पर ये मून दे दो ताकि मैं अपने पप्पा के रास्ते पर जो मून लाइट अगर बिठा दूंगा तो मेरे पापा जल्दी घर आएंगे और मुझे अच्छे अच्छे स्टोरी कहानी सुना देंगे। इस प्रकार के वो मून को यानी कि जो बता रहा है, तो यही आपको थीम है और वही थीम आपको आगे कंटिन्यू करनी है। तो उसमें अगर देखेंगे एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में, तो टाइटल है द टाइटल ऑफ द पोएम इज वेरी अप्रोप्रिएट बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सिंपल है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, ये आप लिख सकते हो। टाइटल अगर आपको लिखना नहीं आ रहा तो बास्केटफुल मून ऑफ मून लाइट यहाँ ऐसे ही लिखो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर अच्छी तरह सेंटेंस पूरा लिखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। द टाइटल ऑफ द पोएम इज बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, ऐसा लिख सकते हैं या लिखेंगे तो सबसे अच्छा रहता है। नेक्स्ट है पोएट नेम जो है तो सुनील शर्मा। यहाँ पर सुनील शर्मा यानी कि डायरेक्ट सुनील शर्मा लिखने से अच्छा है कि सेंटेंस पूरा हम लिख सकते हैं। the poet name is Sunil Sharma and the poem was originally written in डोगरी जो लैंग्वेज। ये अगर नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं लिखना आ रहा है तो सबसे चलो ठीक है, द पोएट नेम इज सुनील शर्मा ऐसा लिखेंगे तो भी आपको वहां पर मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है राइम स्कीम। द पोएम इज फ्री फ्रॉम राइम स्कीम, ये इम्पोर्टेंट है। फ्री द या the poem is free from rhyme scheme या no rhyme scheme in this poem, it is a या it's a free versa ऐसा भी लिखेंगे तो भी चल सकता है। या आप लिख सकते हो this poem is free from rhyme scheme या it's a free versa या no rhyme scheme in this poem and it is a free versa ऐसा भी लिखेंगे तो भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन। यहाँ पर देखो फर्स्ट ए बी सी 3 अलिट्रेशन क्यों दिया है, अलिट्रेशन क्यों आया है, इसके बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो द रूट इज शॉर्ट एंड फुल ऑफ स्नेक एंड स्कॉर्पियो, इस लाइन में जो देखो द है, आर है, टी है, यफ है, वो है, यस है, ए है और यस है। तो यहाँ पर यस और यस 2 बार आया है, मतलब ये द साउंड ऑफ यस रिपीट हो गया, इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन हो गया। ओ मून गिव मी द मून लाइट, यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में ओ है, यम है, गिव है, यम है, द टी है और यम है। यहाँ पर यम देखो 3 बार आया है, यम, मी का यम, मून का यम, मी का यम और मून लाइट का यम, मतलब द साउंड ऑफ यम रिपीट। इस प्रकार से ये अलिट्रेशन हो जाता है। आई वॉन्ट टू सॉ द सीड ऑफ मून ऑन द साइड ऑफ द पाथ। इस सेंटेंस में भी देखो यहाँ पर यस कितनी बार आया है, यस मतलब तो जो दिया है यस, सीड दिया है जो यस, उसके बाद साइड दिया है यस, मतलब यहाँ पर यस का साउंड ऑफ रिपीट हो गया है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बन चुकी है। तो आगे है सेंट्रल ऑफ थीम, जो आइडिया है सबसे इंपॉर्टेंट है। इस कवि में क्या मैंने आपको जो बताया वही है। द पोएम इज अ रिक्वेस्ट ऑफ अ चाइल्ड टू द मून। द चाइल्ड रिक्वेस्ट टू गिव हिम 1 or 2 basketful of seeds of moonlight. He wished to saw the small moon or light among the road from city to village. यहाँ पर he wished to यानी कि उसकी जो विश है, स्मॉल मून्स ऑफ लाइट अलोंग द रोड ऑफ फ्रॉम
सिटी टू विलेज, उसके पापा को जो शहर से गांव आने के लिए जो मून की लाइट वहां पर जो चाहिए, इसकी ऐसी इच्छा है। सो हिज फादर विल कम होम अर्ली एंड टेल हिम स्टोरीज। पोएट डिस्क्राइब विलेज लाइफ। पोएट ने जो डिस्क्राइब यानी कि वर्णन किया है विलेजर्स की लाइफ किस प्रकार से रहती है, विच इज फुल ऑफ डेंजर एंड चाइल्ड लव फॉर हिज फादर। यानी कि जो गांव की जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो डेंजर भी है और साथ में चाइल्ड लव फॉर हिज फादर, क्योंकि जो हमें हर बच्चा अपने माँ बाप से या पिताजी से जो बहुत प्यार करता है। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी सुनना चाहता है वो, और स्टोरी जो सुनेंगे तो बहुत अच्छी तरह से वो नींद भी उनको आ जाएगी। तो इस प्रकार से सेंट्रल जो थीम है उस थीम को सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना चाहिए। आगे है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इसके अगर देखेंगे तो लास्ट मैंने आपको ये पढ़ाया था यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इस पोएम में अगर टाइटल अगर देखेंगे तो टाइटल तो यहाँ पर दिया है यू स्टार डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मरने लगते हो। ये इसका अगर हमें पूरी की पूरी पोएम रीडिंग करनी है और रीडिंग करेंगे तभी हमें अच्छे तरह से वो उसका थीम या सेंट्रल आइडिया आपको लिखने के लिए आ जाएगा। तो हम टाइटल देखेंगे। द टाइटल एंड यू स्टार डाइंग स्लोली इज इपिटिकल एंड पजलिंग, यानी कि जो पजल आपको कंफ्यूज करने वाला है, कुछ गेम की तरह ये दिया। यू स्टार्ट डाइंग मतलब क्या? तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली ये टाइटल हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर द टाइटल ऑफ द पोएम इज यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। पोएट नेम, द पोएम इज रिटन बाय पैब्लो नेरुदा। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जो द पोएम वाज रिटन बाय द पैब्लो नेरुदा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और थर्ड जो फर्स्ट और सेकंड को मैंने आपको चार्ट में दिया है, वही टाइटल और पोएट का नेम नेम वही रहता है। याद करेंगे तो ये ज्यादा यानी कि दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, फटाफट हम लिख कर 1 या 2 मिनट में ये पूरा लिख सकते हैं। राइम स्कीम, दिस दिस पोएम इज अ फ्री वर्सा राइम स्कीम, यानी कि जो यहाँ पर अगर नो राइम स्कीम, इट इज अ फ्री वर्सा ऐसा भी लिखेंगे तो भी यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। तो राइम स्कीम सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। फिगर ऑफ स्पीच, पोएट नेम, टाइटल, ये जो चारों पार्ट अगर लिखेंगे तो वहां पर आपको 3 मार्क्स 101% 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच में रिपीटेशन, रिपीटेशन यहाँ पर इस पोएम में अगर देखेंगे तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, हर स्टैंजा में ये लाइन रिपीट रिपीट हो गई है। हर स्टैंजा में ये लाइन रिपीट रिपीट हो गई है, इसलिए रिपीटेशन में ये आ जाएगा। या रिपीट लिखते हैं, जो बार बार लाइन वही आते हैं हर स्टैंजा में, वो रिपीटेशन में लिखना है। अगर रिपीटेशन आपको कंफ्यूज हो रहा है तो चलो ठीक है, अलिट्रेशन का अगर देखेंगे तो अलिट्रेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो हमें दिखता है सामने की यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, हर स्टैंजा में कंटिन्यू उन्होंने हर स्टैंजा के लास्ट लाइन में दिया है, तो हम ये रिपीटेशन में लिख सकते हैं। आगे सेंट्रल आइडिया, जो थीम है इस पोएम की, द सेंट्रल आइडिया ऑफ हिज पोएम इज दैट वी शुड एंजॉय आवर लाइफ विदाउट एनी डिस्ट्रेस। बिना कुछ तनाव लिए अपने लाइफ की जो लाइफ बितानी है वो एंजॉय के साथ बितानी है। आवर लाइफ इज वेरी वैल्यूएबल इफ वी वांट टू एंजॉय आवर लाइफ, यानी कि जो हमारी लाइफ एंजॉय के साथ जीनी चाहिए। उसके साथ वी शुड ट्रैवल अ लॉट, हमें घूमना भी चाहिए, जहां मन करे वहां घूमना चाहिए, क्योंकि ये आप इस पोएम में वही दिया है। रीड नॉलेजेबल बुक, जो अधिक जानकारी मिलने वाले जो बुक्स है, जो ज्ञान का भंडार हमें मिलता है, वो बुक रीडिंग करने चाहिए। लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, जो नेचर है उस नेचर की जो लाइफ के बारे में जो साउंड है, जो आवाजें है, वो भी सुननी चाहिए। हम कभी कभी जो गाना तैयार करने वाले जो लोग रहते हैं, वो क्या ट्रेन में बैठते हैं तो पटरी की जो आवाज, ट्रेन चलती है तो पटरी की आवाज आती है, उस पर भी धुन बनाते हैं, मतलब एक म्यूजिक की तरह साउंड, मतलब एक गाने की तरह बनाते रहते हैं। एप्रिसिएट आवर सेल्फ, खुद को पहचानना है, खुद की तरफ ध्यान भी देना है। टू हेल्प अदर, दूसरों की मदद करना है। अवॉइड बैड हैबिट, गो आफ्टर योर ड्रीम, और बैड हैबिट को अवॉइड करना है। और इसमें हमारा सपना भी हमें देखना है, हमारे सपने के बारे में सोचना है और सपना सर्च करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आगे चले जाना है। तो ये सेंट्रल ऑफ जो थीम है
ये थीम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे तो भी आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है द ट्विंस, यानी कि जो ट्विंस पोएम आपको पहले क्या करना है, रीडिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर रीडिंग नहीं करूंगा क्योंकि आपको अभी समझ में आया होगा, क्योंकि रीडिंग करेंगे तो और टाइम चला जाएगा। तो आगे हम देखते हैं ट्विंस के बारे में। टाइटल है द टाइटल ट्विंस, पोएट पोएट नेम हेनरी एस लाय, ये जो दिया गया है तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो राइम स्कीम है द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी, इस प्रकार से राइम स्कीम दी गई है। और राइम स्कीम में आपको जो ए बी क्यों दिया है, ये मैंने आपको लास्ट में बताया कि किस प्रकार से आपको राइम स्कीम निकालनी है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आगे है फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन। फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन इन फॉर्म एंड फ्यूचर फेस एंड लिम। इसमें यप देखो, अलिट्रेशन में यप फॉर्म में आया है, फ्यूचर में आया है, फेस में आया है, मतलब सेम वर्ड इन दिस लाइन यप साउंड। इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मार्क्स मिल सकता है फिगर ऑफ स्पीच में। और जो राइम स्कीम में ए बी मैंने आपको बताया उसी प्रकार से निकाल कर लिखेंगे तो भी आपको फटाफट जो लिख सकेंगे। सेंट्रल आइडिया, यानी कि इसमें थीम क्या है, the central idea of the poem is the problem faced by one of the identical twins। एक दूसरे को पहचानने के लिए फेस जो रहता है, ट्विंस जो रहते हैं पहचानने के लिए नहीं आते हैं। Here the problem is so exaggerated that it creates a humorous effect, यानी कि उसमें से जो तनाव तनाव में भी हमें हंसी आ जाती है। द पोएट हैज क्रिएटेड ह्यूमर दैट मेक्स एवरीवन लाफ, यानी कि जो पोएट यानी कि जो क्रिएट ह्यूमर यानी कि लाफिंग हो गया, तनाव हो गया उस या गोस्पेट हो गया, उसके बारे में भी हंसी आ जाती है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। इस पोएम में हमने देखा है जो थीम लिखते समय कि दो ट्विंस है, तो दोनों भी क्या करते, एक स्कूल जाते तो जिसने पढ़ाई नहीं की वो क्या करता है, मार खाता है। सॉरी, जो पढ़ाई की है वो मार खाता है, जिसने पढ़ाई नहीं की वो मार नहीं खाता है। मतलब इस प्रकार से घटना होती है, क्योंकि सेम दिखते हैं तो कौन किसकी मतलब किस प्रकार से जो काम करता है तो एक दूसरे के ऊपर ढकेल देता है। ये जो थीम है सेंट्रल आइडिया में, ये आपको यहाँ पर लिख देनी है। आगे है इफ। इफ में आपको क्या करना है, इस पोएम को पहले फिर से यानी कि जो रीडिंग करना है, रीडिंग करेंगे तभी आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से उसका जो लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट एप्रिसिएशन ऑफ पोएम देखेंगे तो टाइटल में ये लिख सकते हैं द टाइटल ऑफ द पोएम इज इफ। द टाइटल ऑफ द पोएम इज इफ, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और पोएट का नाम, द पोएम इज रिटन बाय फेमस इंग्लिश राइटर जो रुडयार्ड किपलिंग, ये भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखना है, यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग का नाम है, तो अगर पूरा सेंटेंस लिखेंगे दिस पोएम इज रिटन बाय फेमस इंग्लिश राइटर रुडयार्ड किपलिंग, या ऐसे भी लिखेंगे द पोएम इज दिस पोएम इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। इस प्रकार से लिखेंगे तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा और मार्क्स मिल जाएंगे। राइम स्कीम क्या है इसमें, राइम स्कीम अगर देखेंगे 4 बार ए आया है फर्स्ट स्टैंजा, यानी कि जो फर्स्ट स्टैंजा में ए बी सी, सेकंड स्टैंजा में ए बी सी डी, और थर्ड स्टैंजा में ए बी सी डी। इस प्रकार से राइम स्कीम ये अगर लिखेंगे तो भी आपको यहाँ पर जो मार्क्स मिल सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में भी, अब फिगर ऑफ स्पीच में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एंटिथेसिस अपोजिट दिया है। अगर एलिट्रेशन लिखेंगे तो एलिट्रेशन सबसे आसान है, तो एलिट्रेशन किस प्रकार से लिख सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जो लाइन में डबल वर्ड आया है, जो यस यस डी डी हमने देखा, ऐसी लाइन आपको उस पैसेज में ढूंढना है, उस पोएम में ढूंढना है क्वेश्चन पेपर में, और वो वहां पर एलिट्रेशन या एस साउंड या डी साउंड ये लिखना है। अगर ये आपको एंटीथेसिस लिखना नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्योंकि अपोजिट रहता ही है, अपोजिट आपको वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलो ठीक है, एंड
अलिट्रेशन लिखेंगे और अपना काम यहाँ पर 1 मार्क ले लेंगे। यहाँ पर थीम या सेंट्रल आइडिया जो दी है, द थीम ऑफ द पोएम इज द एडवाइस गिवन बाय द पोएट टू हिज सन। ही हैज एडवाइस्ड हिज सन हाउ टू लिव अ गुड लाइफ एंड हाउ टू बी गुड मैन। इस प्रकार से लिखना है। आगे राइम स्कीम यहाँ पर मैंने दिया है आपको, सेम उसी तरह यू दिया है और यहाँ पर यू, यानी कि लास्ट फर्स्ट स्टैंजा का जो लास्ट वर्ड हम देखना है, यू यू यू, मतलब यहाँ पर, और टू, यू और टू सिमिलर वर्ड दिखता है, राइम स्कीम सेम टू सेम है, यू और टू का उच्चार सेम है, इसलिए ए भी दिया है उसको, मतलब यू 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 सबको ये दिया है, और टू को यू क्यों, टू को ए क्यों दिया है, तो यू और टू का उच्चार सेम है इसलिए ए दिया है। वेटिंग लाइज हेटिंग वाइज, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने वेटिंग को बी दिया है, लाइज को सी दिया है, और वेटिंग और हेटिंग, जो वेटिंग को बी दिया है इसलिए हेटिंग को भी बी दिया है, और लाइज और वाइज सेम, लाइज को सी दिया है तो वाइज को भी सी दिया है। मतलब इस प्रकार से राइम स्कीम हम निकाल सकते हैं और ये याद भी रख सकते हैं। आगे है फर्स्ट स्टैंजा का जो सेकंड स्टैंजा सेम टू, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मास्टर ए दिया है, एम बी दिया है, मास्टर और डस्टर ए जो सिमिलर यानी राइमिंग वर्ड है इसलिए मास्टर को और डस्टर को हमने ए दिया। सेम स्पोकन, सेम को बी दिया, स्पोकन को सी दिया, और फुल डी दिया, और स्पोकन और ब्रोकन ये सिमिलर वर्ड है इसलिए सी सी है, और टूल्स, फुल्स और टूल्स को डी दिया। तो इस प्रकार के राइम स्कीम तैयार हो जाएगी। आगे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, इसके बारे में आपको बताते हैं। टाइटल लिखना है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, पोएट का नेम लिखना है, द पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइम स्कीम है स्टैंजा 1 2 3 ए बी ए, और स्टैंजा 4 है ए 4 बार, यानी कि जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच में, सॉरी राइम स्कीम में लिखना है। फिगर ऑफ स्पीच में अलिट्रेशन या रिपीटेशन भी लिख सकते हो। अलिट्रेशन में क्या इसमें दिया है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, डी डी आया है तो उसका एग्जांपल दिया तो नीचे लाइन में लिखना है, अंडरलाइन नहीं करेंगे तो लाइन लिखना पड़ेगा, अगर अंडरलाइन करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ आगे जो दिया है सेंट्रल ऑफ थीम, सेंट्रल ऑफ आइडिया, this poem is a description of the little incident happened in a snowy evening. As the traveler, the poet is fascinated by the beautiful scene in the woods. He appreciates the beauty and the wonder of nature. He wants to stop there to watch the beauty, but he can't. इस प्रकार से ये आपको थीम में लिखना है। आगे है the world is mine, इसके बारे में है, पूरी पोएम आपको फिर से रीडिंग करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ यह द वर्ल्ड इज माइन आपको ये पूरा लिखना है। द वर्ल्ड इज माइन इस पोएम का जो टाइटल है, और उस टाइटल के सारे हम ये अच्छी तरह से लिख सकते हैं। दिस पोएम इज टाइटल इज द वर्ल्ड इज माइन, ये लिखेंगे। पोएट का नेम ऐसे लिख सकते हैं, द पोएम इज रिटन बाय जॉय लवलेट क्रॉफर्ड। इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो आप यहाँ पर हाफ हाफ यानी कि जो 1 मार्क्स मिल जाएगा। राइम स्कीम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दिस पोएम इज फ्री फ्रॉम राइम स्कीम या नो राइम स्कीम इन दिस पोएम, इट इज अ फ्री वर्सा, अगर ऐसा लिखेंगे तो भी मार्क्स मिल जाता है। 1 मार्क्स आपको लेना है तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना ही पड़ेगा। फ्री वर्सा अगर ऐसे लिखेंगे तो हाफ ही मार्क्स देंगे, इसलिए अच्छा है कि पूरा सेंटेंस लिखो। दिस पोएम इज फ्री फ्रॉम राइम स्कीम, या ऐसे भी लिख सकते हो नो राइम स्कीम इन दिस पोएम, इट इज फ्री वर्सा, ऐसा पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्री वर्सा, अगर ऐसे लिखेंगे तो वहां पर आपको हाफ ही मार्क्स दे देंगे, इसलिए ऐसा मत करो, पूरा सेंटेंस लिखना है। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में एपोस्ट्रोफी है, अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन सबसे आसान है, मैंने आपको अलिट्रेशन किस प्रकार से निकालना है वो आपको बताया है। अलिट्रेशन, then I stopped to buy some sweets, the sound yes is repeated। यहाँ पर अलिट्रेशन में देखते हैं yes, देखो स्टॉप्ड में यस आया है, सम में यस आया है, स्वीट में यस आया है, तो आपको क्या करना है,
ये आपको द साउंड यस इज रिपीटेड, ये आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि मैंने देखा है एग्जाम पेपर में, जो पिछले साल के जो बच्चे लिखते थे, तो द साउंड यस इज रिपीटेड ऐसे लिखते ही नहीं है। या अगर आपको नहीं लिखना आ रहा है या क्या लिखेंगे ये सोच रहे, तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया, जो रिपीट वर्ड यानी कि जो अल्फाबेट जो रहता है उसको क्या करना है, यस को अंडरलाइन करनी है। आगे है हेलो सेक्शन। सर। हाँ सर बोला, हाँ बोला सर। टाइम हो गया सर। सर बस 1 मिनट लास्ट है। सेंट्रल आइडिया ऑफ जो है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज वी मस्ट बी थैंकफुल अबाउट व्हाट वी हैव इंस्टेड ऑफ द कंप्लेनिंग अबाउट दिस द थिंग्स दैट वी डोंट हैव। इफ वी वांट sorry, if we focus on what is lacking in our life, we will miss the real happiness of the life. The speaker gives example, a lame girl, a deaf boy, and blind boy describe a beautiful how they are happy with what they have. इस प्रकार से थीम आपको लिखनी है। इस प्रकार से आपको ये पूरा शायद सबको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने ये नंबर का लिया है, और 5 मार्क्स हमें लेना है और छोड़ना नहीं है। 5 में से 5 आपको प्राप्त करने ही है। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अपना ये क्लास यहाँ पर खत्म होता है। कुछ सवाल पूछने हैं किसी को तो आप सवाल पूछ सकते सवाल पूछना है तो पूछो बेटा, हाथ उठाओ। राकेश, राकेश माइक चालू करो। सर सर मेरा सवाल ये था, राइमिंग स्कीम में अगर दोनों शब्द एक साथ मिलते हो तो उसमें ए आएगा कि ए भी आएगा? सर माझा बघा। सर हाँ हेलो राकेश। हाँ सर। हाँ सर जी लेफ्ट हो गए लगता है। ए आएगा बेटा, सेम आएगा ये। हाँ ऐसा है, अभी इंग्लिश के सर लेफ्ट हो गए हैं, तो अभी लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर 10:45 पे शुरू होगा बच्चों। ओके 10:45 पे शुरू होगा नेक्स्ट लेक्चर, तब तक वेट करो।
हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सरिता मैडम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है आवाज आ मेरी? रही है आपको? हेलो। आवाज आपकी स्क्रीन चेक कीजिए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही सर। ये स्क्रीन शेयरिंग का ये नहीं किया है क्या? स्टॉप अदर स्क्रीन शेयरिंग दिखा रहा है यहाँ पे। एक मिनट, वो बनाया मैडम मैंने। यस क्यों करो क्या फिर इसको? आपको नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन शेयर? हाँ, आया आया। आया आया, हाँ दिखाई दे रहा है सर स्क्रीन पे। अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है, एक मिनट। हाँ, मेरा नेटवर्क भी स्लो हुआ है। हाँ, दिखाई दे रहा है मैडम। हाँ, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। दो मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं मैडम। अभी ओके टाइम है, ओके। 2 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। ओके मैडम। हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ मैडम, स्टार्ट कीजिए। हाँ, ओके सर, हाँ थैंक यू।